एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अर्णा चौधरी और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रक्त परिसंचरण संस्थान। आपका जो सिलेबस है उसमें शारीरिक क्रिया विज्ञान से जो आपकी यूनिट है उसमें से ये टॉपिक है। कंप्लीट टॉपिक को समझेंगे। रक्त परिसंचरण संस्थान, जिसमें मेन हमें पढ़ना होता है हृदय को, जिसको हम बोलते हैं हार्ट। और हार्ट से संबंधित आप समझते ही हैं कि ये जो हमारा अनैच्छिक पेशियों से बना एक अंग है हार्ट। इसमें धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, सीरा, फुफ्फुसीय सीरा, कौन किस में अशुद्ध रक्त, किस में शुद्ध रक्त, किस प्रकार से पूरा साइकिल होता है उसको समझेंगे। वहां से क्वेश्चन आते हैं। केशिकाएं क्या होती है, उनका क्या काम होता है, धमनी क्या होती है, सीरा क्या होती है, आलिंद, दाया आलिंद, बाया आलिंद, कपाट, ये सब चीजें जो है समझने वाले हैं। चाहे आप यूपीएलटी का एग्जाम दो, चाहे आप टीजीटी का दो, चाहे आप पीजीटी का दो, चाहे आप डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस से आप एग्जाम दे रहे हो, तो सभी के लिए ये क्लास इक्वली हेल्प करेगी। तो ये जो लेक्चर है आपका हार्ट से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में समझते हैं पूरे रक्त परिसंचरण संस्थान को, जिसमें मेन रोल होता है आपके हार्ट का। जैसा आपका जो हार्ट है वो आपको पता है कि धक 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 करके धड़कता रहता है। तो वैसे तो जनरली आप जानते ही हैं कि ये 1 मिनट में इसका जो पूरा चक्कर लगता है हमारे हार्ट का 72 टाइम्स लगता है ना, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उस 1 मिनट में जो ये 72 बार धड़कता है, तो 72 बार का मतलब है कि इसका एक जो साइकिल होता है, 72 बार में एक जो साइकिल होता है वो 25 से 30 मिनट का होता है। यानी कि एक धक से दूसरे धक के बीच का जो डिफरेंस, जो 72 बार आता है, उसमें कितने चक्कर लगते हैं, 25 से 30 सेकंड का एक चक्कर ये पूरा लगाता है और 72 टाइम्स लगाता है। ठीक, ये आप समझ गए। यानी कि ये इतने 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी पूरी बॉडी से रक्त लेता है, फिर उसको भेजता है, फिर लेता है, फिर भेजता है। तो ये 72 बार हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के जो हृदय का भार होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। ठीक, लगभग 300 ग्राम होता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो, आपकी लंबाई की बात करें तो 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 9 सेंटीमीटर। और रंग ये जो पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन हालांकि पता होना चाहिए जब डिटेल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेंस भी तो लिखना है। मेंस में तो इसी तरह से आपको डिटेल उसमें ऐड करनी होगी। तो जब रंग की बात करें, आपके हार्ट का जो रंग होता है वो गहरा लाल और बैंगनी होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन सी पेशियों से बना होता है। देखो, इसमें कोई हड्डी तो है नहीं, है ना, हमारे हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती है, तो इसमें पेशियां होती है। अब मसल्स होती है, तो वो मसल्स कौन सी होती है, तो वो अनैच्छिक होते हैं। अनैच्छिक का मतलब होता है कि ये जो अंग है हमारी इच्छा से काम नहीं करता, ये अपनी इच्छा से काम करता है। अगर हम कहें कि सांस ले लो, सुस्ता लो, या फिर जो है शांत हो जाओ, मत धड़को, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये धड़कना बंद हो जाएगा, नहीं। लेकिन जब इसके मूड में आता है कि ये धड़कना बंद हो जाता है, तो तब तो समझो कि फिर चाहे जो है भगवान नीचे आ जाए तब कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये कौन सी पेशी से, अनैच्छिक पेशी से बना होता है। ठीक है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है बाहर, कार्डियम का मतलब होता है हृदय। ठीक है। तो जो इसके बाहर की ऊपर की परत होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो हृदय के ऊपर का पारदर्शक आवरण क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम कहलाता है। ठीक इसके अंदर की जो एक झिल्ली नुमा परत होती है, इसके एपी का मतलब होता है अंदर, कार्डियम का मतलब होता है हृदय। यानी कि हृदय के अंदर की जो एक झिल्ली नुमा परत होती है उसको हम एपिकार्डियम बोलते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वह परत जो हृदय के को आसपास के अंगों से रगड़ से बचाती है, तो वह होती है आपकी एपिकार्डियम। ठीक है। और अगर देखें तो इसके जो अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको डिटेल से इसका काम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सामने एक जीता जागता बड़ा सुंदर सा मतलब पिक्चर है आपके सामने हार्ट की। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आपका हार्ट है वो कितने पार्टों में डिवाइड है, उसमें कितने कॉलम होते हैं, कितने कोष्टक होते हैं, तो 4 होते हैं। ये आप बना दीजिए 4 चैम्बर। आपने 4 चैम्बर बना दिए, आप इसको कोष्ठ भी बोल सकते हो, कोष्टक भी बोल सकते हो। ठीक है। वो आप इनको वॉल्स भी बोलते हैं।
ठीक, आपने इसमें 4 चैम्बर बना दिए। अब इन 4 चैम्बरों में हम देखेंगे किस तरीके से जो है हम इसमें धमनी और सीरा का क्या काम होता है। इसमें लगे होते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर कपाट, ये इस तरीके से कपाट होते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। ये आपका कौन सा बायां भाग है, ठीक है। ये आपका जो है बायां भाग है, ठीक। और ये हार्ट का आपका दायां भाग है, ठीक है। ये बायां, ये दायां, ठीक। अब यहाँ पर जो है इस ऊपर वाले भाग को आप बोलते हैं आलिंद, इस ऊपर वाले भाग को आप बोलते हैं आलिंद। तो इधर जो है यहाँ पर दायां आलिंद और यहाँ पर बायां आलिंद, इस तरीके से हो गया। जो नीचे का भाग होता है इसको बोलते हैं निलय। नी का नीचे का मतलब निलय, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निलय, ये आपका निलय बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखो इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर इमेजिन करो कि इसके जस्ट ऊपर आपके 2 फेफड़े हैं, ठीक है। आपके दोनों फेफड़े हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और उन फेफड़ों के बीच में, उन फेफड़ों के नीचे ये पूरा सुरक्षित है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहां से आई हुई है आपकी जो कहते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपकी है क्या, ये है आपकी फुफ्फुसीय सीरा, ठीक है। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े। ये आपकी फुफ्फुसीय सीरा है, ठीक। और इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर ये आपकी क्या है, ये आपकी धमनी है, ये आपकी धमनी है, ठीक है। और मैं इधर भी पहले लिख देती हूं, ये आपकी क्या है, ये आपकी सीरा है, ठीक है, जो कि बॉडी से अशुद्ध रक्त लेकर आएगी। इसके सामने अशुद्ध लिख देती हूं मैं, अशुद्ध ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और जब रक्त को भेजना होगा फेफड़ों में, जब रक्त को भेजना होगा फेफड़ों में, तो ये यहाँ से लेकर जाएगी, लेकिन ये क्या कहलाएगी, ये फुफ्फुसीय धमनी कहलाएगी। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि धमनी का काम, तो धमनी में तो शुद्ध रक्त होता है। मैं अभी आपको जो है डिटेल से समझाऊंगी। ये फुफ्फुसीय धमनी है, ये फुफ्फुसीय धमनी है, और इसमें भी अशुद्ध रक्त है आपका, इसमें भी अशुद्ध रक्त है, ठीक है। यहाँ पर जो रक्त है वो आपका शुद्ध है, वो आपका शुद्ध है, और यहाँ पर भी जो रक्त है वो आपका शुद्ध है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब समझते हैं डिटेल से। होता क्या है कि आपने क्या किया कि आप जैसे फेफड़े हैं, फेफड़े मैंने आपको बता दिया है, जस्ट इसके ऊपर जो है फेफड़े हैं। फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर, फेफड़ों से क्या होगा, रक्त शुद्ध होकर कहां पर आएगा, आपके यहाँ पर जो आपकी फुफ्फुसीय सीरा है वो फेफड़ों से आपके रक्त को ले आएगी, ठीक है। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े, और सीरा का मतलब होता है जो नली उसको ला रही है, रक्त को ला रही है, उसका नाम सीरा है, ठीक है। अब फुफ्फुसीय सीरा जो कि फेफड़ों से आई है, तो वो शुद्ध रक्त लेकर आएगी, और वो किसको देगी, आपके बाएं आलिंद को दे देगी, ठीक है। वो ये जो शुद्ध रक्त है किसको देगी, आपके बाएं आलिंद को ये लाकर दे देगी। इसने बाएं आलिंद को शुद्ध रक्त को लाकर दे दिया है, ठीक है। अब ये जो शुद्ध रक्त है, ये जो कपाट लगे हैं, कपाट से रक्त नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही एक धक होगी, एक मतलब जो है हार्ट धड़केगा, तो ये जो रक्त है, ये जो रक्त है इसमें, यहाँ पर जो है ऊपर मतलब इसमें चला जाएगा। और अब जो ऊपर एक धड़क के साथ में रक्त ऊपर गया है, ये जो वॉल्व लगी है, ये इसको नीचे नहीं आने देगी, ठीक है। नीचे नहीं आने देगी, तो रक्त जो है कहाँ जा रहा है, अब ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर जो है ये जो रक्त है यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा आपके पूरे शरीर में, ऊपर से ऊपर वाले पार्ट में, जैसे हाथ में चला गया, सिर में चला गया, इस तरीके से जो है जाएगा, और नीचे जो है आपके पैरों में चला गया, ठीक। वहां से जैसे यहाँ पर जो ये धमनी है, ये आपके बॉडी में, आपके शरीर में शुद्ध रक्त को लेकर जा रही है, और शुद्ध रक्त से जो है आगे जाकर यही धमनी जो है बारीक नलिकाओं में चेंज हो जाती है, बारीक नलिकाओं में बदल जाती है। बारीक नलिकाएं आगे जाकर जैसे हाथ में, पैर में, इस तरीके से ये बहुत ही बारीक हो जाती है, ये इस तरीके से हो जाती है। इनको बोलते हैं केशिकाएं, इनको हम बोलते हैं केशिकाएं, ठीक है, केशिकाएं। और यही केशिकाएं पूरे शरीर से,
पूरे शरीर से, समझ लो ये हाथ पैर सब से जो है पूरे शरीर में घूमकर वहां से क्या लेकर आ रही है, ये वहां से आगे जाकर फिर ये मोटी हो जाती है। ठीक है, आगे जाकर के इनकी संरचना मोटी हो जाएगी और ये जो है एक बड़ी संरचना, मोटी संरचना का रूप ले लेंगी और ये सीरा में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब पहले धमनी जो यहाँ से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त लेकर चली थी, धीरे धीरे अंगों में पहुंचकर केशिकाओं में बदल जाती है। केशिकाओं में से क्या होता है कि यहाँ से जो केशिकाएं होती है, बारीक बारीक कोशिकाएं और प्लाज्मा से अशुद्ध रक्त को जो है ले लेती है और शुद्ध रक्त को उनको दे देती है। उसके बाद से ये अशुद्ध रक्त को लेकर कहाँ, किस रूप में, सीरा के रूप में कहाँ जाती है, हमारे दाएं आलिंद में आती है और दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त को छोड़ देती है। ठीक है, इसने लाकर जो अशुद्ध रक्त, पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त किसको दिया, ये दिया हमारे दाएं आलिंद को, इसने लाकर छोड़ दिया। ठीक है, यहां से इस तरीके से ये अशुद्ध रक्त लेकर आई और इसने कहां पर छोड़ दिया, हमारे दाएं आलिंद में छोड़ दिया। और दाएं आलिंद में भी ठीक उसी तरह का प्रोसेस होगा। यहां से क्या होगा कि जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त अब फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, आपने ये सोचा होगा कि जो धमनी है इसमें तो क्या है, शुद्ध रक्त है ना। लेकिन यही डिफरेंस आपको समझना है कि जो फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े। ठीक, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े। फेफड़ों को, जो फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त लेकर जा रही है वो फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक, और जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर आ रही है वो फुफ्फुसीय सीरा है। ठीक है, तो यहां से जो सीरा अशुद्ध रक्त लेकर आई थी जिसने दाएं आलिंद को दिया, यहाँ पर क्या हुआ, इसमें हालांकि 3 का पार्ट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका दायां पार्ट होता है उसमें 3 का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यही जो है मेन समझना है आपको, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सीरा का जो अंतर है यही समझना है। तो यहाँ से जैसे अशुद्ध रक्त अभी आपने समझ लिया, यहाँ पर हमारे पास में अभी अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब ये अशुद्ध रक्त जो है इस तरीके से एक, जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो ये ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, अब ये नीचे नहीं आएगा। अब नीचे नहीं आएगा तो अब क्या होना है, इस रक्त को शुद्ध करना है। अब शुद्ध कहाँ होगा, ये फेफड़ों में होगा। तो फेफड़ों में होगा इस तरीके से, जो है 2 यहाँ पर आपको नलियां है, एक जो है बाएं आपके फेफड़े में खुलती है, एक दाएं फेफड़े में खुलती है। तो इस तरीके से जाकर ये फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाकर फेफड़ों को दे देगी। वहां से रक्त को शुद्ध किया जाएगा और उसके बाद से जो रक्त शुद्ध होकर आएगा उसको लेकर आएगी कौन, आपकी फुफ्फुसीय सीरा। ठीक है, ये शुद्ध रक्त जैसे ही हो जाता है, शुद्ध रक्त को लेकर आपकी फुफ्फुसीय सीरा फिर वापस लाकर जो है हार्ट को दे देती है। अब जैसे ही हार्ट में आपका शुद्ध रक्त आता है, फिर इसको यहां से ले जाने का काम करती है आपकी धमनी। आपकी धमनी जो कि शुद्ध रक्त ले जाकर आपके पूरे शरीर को दे देती है, आपके अंग अंग को पहुंचाने का काम करती है आपकी धमनी। ठीक है, अब ये डिफरेंस आपको बेहद अच्छे से समझ लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि फुफ्फुसीय सीरा और फुफ्फुसीय धमनी में क्या अंतर है। सबसे पहले आप जो है धमनी और सीरा का समझ लो। सीरा में आपका अशुद्ध रक्त है, सीरा में आपका शुद्ध रक्त होता है, धमनी में आपका सीरा में आपका शुद्ध रक्त होता है और धमनी में आपका शुद्ध रक्त होता है। ये समझ लिया। सीरा में आपको करना है अशुद्ध रक्त, ठीक है, और धमनी में रखना है आपको शुद्ध रक्त। ये तो डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप लिखे फुफ्फुसीय, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े, जब आपसे पूछा जाए फुफ्फुसीय सीरा, आप कहोगे सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय सीरा में, फुफ्फुसीय सीरा में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और आपको पता है कि आपको पता है धमनी में शुद्ध रक्त होता है ना, लेकिन जब आपसे पूछा जाए फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी, तब आपको इसमें अशुद्ध लिखना है, तब आपको इसमें कैसा रक्त लिखना है, अशुद्ध लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये आपको पूरी संरचना भी समझ में आ गई होगी, इसकी कार्य प्रणाली भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो हमारा हार्ट है किस तरीके से काम करता है और इसकी संरचना किस तरीके से जो है ये वर्क करता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है धड़कता है और ये पूरा प्रोसेस आपने समझ गए होंगे। केशिकाएं अलग से नहीं होती है,
धमनी ही आगे जाकर केशिकाओं का रूप ले लेती है, और केशिकाएं ही जब उसमें अशुद्ध रक्त आ जाता है तो वो जो है फैल जाती है और वो बड़ा रूप में संरचित हो जाती है, और आगे जाकर जो है ये अशुद्ध रक्त को ले जाकर आपके दाएं आलिंद में छोड़ देगी। दायां आलिंद आपकी दो नलिकाओं के माध्यम से, जो फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है, फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाकर आपके अलग अलग फेफड़ों को जो है दे देगी, और वहां से शुद्ध रक्त को शुद्ध करके आपकी फुफ्फुसीय शिरा उस शुद्ध रक्त को लाकर आपके बाएं आलिंद को दे देगी, और बायां आलिंद फिर ऊपर की तीन नलियों, ऊपर के शरीर में तीन नलियों के माध्यम से एवं नीचे की शरीर में दो नलियों के माध्यम से धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में भेज देगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है, और ये 1 मिनट में 72 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक, आई होप ये समझ गए होंगे। अब आगे का प्रोसेस समझते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना को बिल्कुल इसी तरीके से इसमें डिटेल से दिया गया है। एक बार आप अच्छे से फिर से पढ़ लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पिक्चर के साथ में यहाँ पर पूरे डिटेल से यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी पूरी हार्ट की पिक्चर है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ये आपकी फुफ्फुसीय धमनी है जो आपकी शुद्ध रक्त को लेकर आई है। ठीक है, जो आपकी जो है शुद्ध रक्त को लेकर आई है फुफ्फुसीय शिरा, और ये आपकी फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक है, जो कि जिसमें कि आपका जो है अशुद्ध रक्त होता है। ठीक, इस तरीके से इसको समझ लेना। अब इसको मैं डिटेल से पढ़ा देती हूँ। हृदय के आंतरिक रचना को समझने के लिए यदि आप इसे लंबवत काटे तो आपको विदित होगा कि हृदय के अंदर खोखला सा एक मतलब अंदर का जो पार्ट होता है वो खोखला होता है। एक खड़ी मांस सूत्रों की मजबूत पेशी से दाएं व बाएं भाग में जो है विभाजित रहता है। इस पेशी के कारण दोनों भागों का जो रक्त है एक दूसरे से मिल नहीं पाता है। ठीक है, ये जो मतलब इस तरीके से जो कपाट बनाए गए हैं उनका मतलब ही यही है कि जो आपस का रक्त है वो मिल नहीं पाए, क्योंकि एक साइड में आपका अशुद्ध रक्त है तो दूसरी साइड में आपका शुद्ध रक्त है। इनमें से जो दायां भाग है बाएं भाग की अपेक्षा कुछ थोड़ा सा मुलायम होता है। ये दोनों भाग पुनः दो दो भागों में विभक्त किए जाते हैं। इस तरीके से इनमें कोष्ठक बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने 4 चैम्बर आपको समझाए थे इस तरीके से कोष्ठक बनाए जाते हैं, और यह कोष्ठक ऊपर नीचे होते हैं जिनके मध्य एक प्रकार के कपाट लगे होते हैं जिन्हें आप वोल्व कहते हैं, तथा ऊपरी कोष्ठ को आलिंद और नीचे के कोष्ठ को आप क्या कह रहे थे, नीला बोल रहे थे। ठीक है, अब आगे मूव करेंगे। हृदय में 2 आलिंद 2 नीले होते हैं, ये आपने समझ लिया। पूरा डिटेल से मैंने आपको समझा ही दिया है। देखिए दाई और जो कपाट होते हैं वो 3 होते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैंने 3 कपाट बनाए हैं, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आगे जो है इसको समझ लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, रक्त नलिकाएं हमारे इसमें शरीर में 3 प्रकार की होती है। ठीक, जिसमें मुख्य है आपकी धमनी। यह हृदय से शुद्ध रक्त लेकर अंगों तक पहुंचाती है। मैंने आपको समझाया है कि धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है आपका। ठीक है, उसमें कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है, और ये हृदय से शुद्ध रक्त लेकर कहाँ तक पहुंचाएगी, यहाँ से जो है यहाँ पर आपका जो वो आ गया मतलब शुद्ध रक्त आ गया। अब ये अंगों को पहुंचाएगी। ठीक है, इस तरीके से तो ये शुद्ध रक्त लेकर कहाँ, अंगों तक पहुंचाती है। और केशिकाएं धमनियां ही आगे चलकर, मैंने आपको बताया कि धमनियां ही आगे चलकर क्या बन गई, सूक्ष्म नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। जो हल्की, जैसे आपको हल्की चोट लगती है ना, और या फिर सुई चुभती है, तो वो जो ब्लड निकलता है वो कहाँ से निकलता है, आपकी केशिकाओं से निकलता है। धमनी तो बहुत गहरी होती है और जो सीरा होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक है, लेकिन उनसे भी सबसे ऊपर होती है आपकी केशिकाएं। ठीक, अगर आपको रगड़ लग के थोड़ा सा लाल हो जाता है, उसमें से ब्लड निकलता है, तो वो केशिकाओं से निकल रहा है। अगर मतलब कोई नस कटी है तो वो सीरा कटती है। अगर ज्यादा गहरे से आप काटते हो तो आपकी धमनी कट जाती है, तब ब्लड नहीं रुक सकता, क्योंकि आपकी जो सीरा होती है उसमें फिर भी ब्लॉकेज होते हैं, उसमें बीच बीच में ब्लॉकेज बने होते हैं। क्योंकि जब आपका हाथ बांधा जाता है और वो जो प्रेशर से नसें फूल जाती है तो वो सीरा ही फूलती है। वो फूलती क्यों है, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज होते हैं। ठीक है, उसमें बीच बीच में जो है ब्लॉक लगाए जाते हैं इस वजह से। ठीक, लेकिन धमनियों में कोई ब्लॉकेज नहीं होते हैं। धमनी में जो रक्त होता है वो बहुत स्पीड से फ्लो होता है, सीरा में फिर भी स्लो स्पीड से फ्लो होता है। अगर आपका हाथ कट जाता है, कुछ भी कट जाता है और आपका ब्लड निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होता है, बड़े धीरे धीरे से। लेकिन अगर गहरा कट जाता है तो फिर बहुत स्पीड से जो है ब्लड आपका निकलता है, तो वो रुकता नहीं है, बहुत मुश्किल से। ठीक, तो वही इन्हीं कोशिकाओं से आपका निकलता है।
सिराएं, ये कोशिकाएं पुनः आपस में आगे जाकर क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी और नलिकाओं में परिवर्तित होकर ये सिराएं कहलाने लगती है। इनमें कैसा रक्त होता है, ये अशुद्ध रक्त लेकर हृदय के दाहिने आलिंद में प्रवेश करती है, जो कि मैंने आपको समझाया। और इसमें रक्त कैसे धीमी गति से चलता रहता है और इसमें छोटे छोटे कपाट लगे रहते हैं, ठीक है, सिराओं में। अब ये डिफरेंस भी आपने समझ लिया। जैसे आपको पता है कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में, है ना, धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन वो फुफ्फुसीय धमनी है, तो उसमें कैसा रक्त होगा, उसमें अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फेफड़ों में रक्त ले जाने के कारण इसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। और सीरा है तो इसमें अशुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन ये तो फुफ्फुसीय सीरा है, फुफ्फुस का मतलब फेफड़े। अब फुफ्फुसीय सीरा आई है फेफड़ों से, फेफड़ों से आई है, गई नहीं है, फेफड़ों से आई है तो शुद्ध रक्त ही लेकर आएगी, तो इसमें जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है। तो ये सीराएं फुफ्फुसीय से शुद्ध रक्त लेकर बाहर निकलती हैं, ठीक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये एक प्रकार की चिकित्सा होती है जिससे हृदय की आंतरिक स्थिति का तुरंत पता लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अंदर मतलब कोई ब्लॉकेज हो गया है, हार्ट पंप करना क्यों बंद कर दिया है, क्या मतलब इसमें धमनी में कोई प्रॉब्लम है, सीरा में, तो ये चीजें चेक करने से तुरंत अगर आपको जो है चेक कराना है हृदय में क्या प्रॉब्लम आ गई है, ठीक, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक, जो अंदर से आंतरिक स्थिति का तुरंत पता लगाया जा सकता है इससे। अब इसमें देख लेते हैं अपनी अपनी अवस्थाओं के अनुसार किस प्रकार से हृदय की जो गति रहती है बच्चों में वो कैसी रहती है। जो बिल्कुल नवजात शिशु रहता है, नवजात शिशु की जो हार्ट बीट रहती है 140 रहती है, 140 रहती है, लेकिन अगर वो 1 वर्ष का पूछेगी आपके 1 वर्ष के बच्चे की हार्ट बीट कितनी रहती है, तो 120 रहती है, ठीक है। और ये 7 से 13 वर्ष तक की आयु में तो सॉरी मतलब यहाँ से दूसरा है, तो 1 वर्ष के बच्चे की हार्ट बीट 120, 2 वर्ष के की 110, और धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो हार्ट बीट जो होता है डाउन होने लगती है। तो 3 से 6 वर्ष का अगर बच्चा है तो 95 टाइम्स जो है उसकी हार्ट बीट धड़कती है, और 7 से 13 वर्ष में 80 से 85, और वयस्क जो कि हमारी अवस्था की बात करें तो 70 से 80 बार में जो है हार्ट पंप करता है, और वृद्धावस्था में ये डाउन हो जाती है, यानी कि 60 से 70 बार जो है ये धड़कता है, ठीक है। इस तरीके से अवस्था के अनुसार जो है हमारी नाड़ी की गति सॉरी मतलब हार्ट बीट जो हमारी हृदय की धड़कन की गति होती है वो धीरे धीरे जो है स्लो डाउन होने लगती है। स्टार्टिंग में जब वो बच्चा नवजात रहता है तो उसकी हार्ट बीट 140 रहती है, ठीक, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो है पेसमेकर का क्या उपयोग होता है हमारे हृदय में, और इसका किस तरीके से इसको जो है यूज किया जाता है। हृदय की दाहिने आलिंद में, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, ये आपका जो है हृदय है, ठीक है, और ये आपका बायां भाग था और ये आपका दायां भाग था, ठीक है। तो इस साइड हम बात कर रहे हैं, इस साइड की, तो हृदय के दाहिने आलिंद में एक एक स्थान की पेशी में विशिष्ट केंद्र होता है, इसे साइनोएंट्रियल नोड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइनोएंट्रियल नोड कहते हैं। हृदय को संकुचन की गति उत्पन्न करने में इस नोड का विशेष हाथ होता है। जैसे होता है ना कि सिकुड़ना फैलना, ठीक है, तभी तो हमारा जो है पंपिंग होती है। तो हृदय को सिकोड़ने में जो जितनी स्पीड से सिकुड़ेगा उतनी स्पीड से जो है वो फैलेगा, पंप करेगा। तो हृदय को संकुचित करने में इस नोड का विशेष हाथ होता है। हृदय के संकुचन को निर्दिष्ट करने वाला विशेष संवेग किसी स्थान पर उत्पन्न होकर आलिंद के दाएं बाएं भाग में उसको जो है मतलब वो फैलता है, ठीक है। नोड की क्रिया शिथिल हो जाने पर, यानी कि जो नोड है जो बीच बीच में इसमें यहाँ पर ये जो नोड लगे हैं, जो सेंटर है हृदय की स्पीड को बढ़ाने के, तो ये क्या होते हैं जब ये शिथिल हो जाते हैं यानी कि थोड़ा मतलब स्लो हो जाते हैं, तो इस प्रकार नोड बार बार संवेग उत्पन्न होने से हृदय भी बार बार संकुचित एवं विमोचित जो है होता रहता है। इस प्रकार नोड पर ही हृदय के संकुचित व विमोचित होने की क्रिया निर्भर करती है। यानी कि यही जो नोड है, ये जो सेंटर है एक तरह के जो साइनोएंट्रियल जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक, इसी पर डिपेंड करता है कि हार्ट बीट कितनी स्पीड से आ रही है और कितनी जो है स्लो हो गई है। तो इसीलिए नोड को
हृदय स्पंदन गति का नियंत्रक अर्थात जो है पेसमेकर कहा जाता है। तो ये जो पेसमेकर है, पेसमेकर का मतलब है इसका स्विच जो आपका हार्ट है, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट अगर ये अच्छे से काम करे तो हार्ट बीट जो है एक्टिवली अच्छी बिल्कुल सही रेट पे आएगी, और अगर ये शिथिल पड़ जाता है तो हार्ट बीट जो है डाउन हो जाती है। ठीक, तो ये क्या होता है, इसीलिए क्या कहा गया है कि हृदय के स्पंदन की गति का नियंत्रक जो हमारा होता है वो पेस मेकर होता है। ठीक है, तो ये आपने समझा हृदय के बारे में कंप्लीटली, और इसके 2-3 बिंदु ऐसे हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे। तो बाएं निलय का जो वाल होती है, बाएं निलय की जो दीवार होती है, ये जो मतलब हमने हार्ट बनाया था इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो बायां निलय है इस तरह यहाँ पर, ये जो बायां निलय है यानी कि बाएं निलय का वाल से टकराना, जो इसकी दीवार से टकराना ही क्या होता है, टकराने पर ही आपके धड़क धड़क मतलब दिल का धड़कने की आपको महसूस होता है, तो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन कहलाता है। शरीर के जिन जिन स्थानों पर नाड़ी स्पंदन का अनुभव होता है उस स्थान को हम दबाव बिंदु कहते हैं। और शरीर में टोटल अगर देखें तो कितने दबाव बिंदु होते हैं हमारे 28। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हमारे संपूर्ण शरीर में दबाव बिंदु कितने होते हैं, तो 28 होते हैं। 14 बाएं तरफ होते हैं और 14 आपके दाएं तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया आपका हार्ट का टॉपिक, जिसमें से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो, और अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में देखें तो ये कंप्लीटली आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना होगा। धमनियां, नलिकाएं, केशिकाएं और शिराओं के बारे में बहुत अच्छे से जो है डिटेल से आपने समझ लिया होगा, इनके कार्य और किस में अशुद्ध रक्त रहता है, किस में शुद्ध रक्त, और ये शुद्ध होकर मतलब किस तरीके से जो है कौन से आलिंद में आता है, ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ये जो भी बच्चा यूपी टीजीटी, एलटी और आपकी पीजीटी और डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहा हो तो उसको ये क्लास जरूर शेयर करें, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम, जो आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।